अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 203 ए से लेकर 203 सी तक। तो सबसे पहले अगर हम आर्टिकल 203 ए की बात करें तो ये एक्चुअली डील करता है फेडरल शरीयत कोड के बारे में। जो फेडरल शरीयत कोड है ना हमारे यहाँ पाकिस्तान में, उस हवाले से आइन के अंदर आर्टिकल 203 ए से लेकर ऑनवर्ड बताया गया है। तो 203 ए में एक्चुअली ये बताया गया है कि कहीं पे भी अगर आइन में इस चैप्टर के अंदर, ये जो चैप्टर है इसमें जो चीज़ें मौजूद हैं इसमें और दूसरी आइन की चीज़ें जो आर्टिकल्स हैं उनमें अगर कोई आपस में कन्फ्लिक्ट हो ना, तो वहाँ पे ये जो चैप्टर है ना ये प्रीवेल करेगा। यानी ये जो चैप्टर है फेडरल शरीयत कोड, इसकी जो शिक्कें हैं बाकी शिक्कों के ऊपर प्रीवेल कर जाएंगी। अगर इन दोनों में कोई कन्फ्यूजन हो ना, तो आपने इन शिक्कों को यानी कि प्रेफर करना है। उसके बाद है आर्टिकल 203 बी, इसमें डेफिनेशंस बताई गई हैं कि यहाँ से इस चैप्टर के अंदर ऑनवर्ड जहाँ पे लफ्ज़ चीफ जस्टिस होगा तो इसका मतलब होगा चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट। जहाँ पे लफ्ज़ कोर्ट लिखा होगा तो उसका मतलब है फेडरल शरीयत कोर्ट। और जहाँ पे जज लिखा होगा तो हम समझेंगे कि यहाँ पे फेडरल शरीयत कोर्ट के जज की बात की जा रही है। और यहाँ पे लॉ से मुराद कस्टम और यूजेज है। बाकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे नहीं आएगी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन इसमें नहीं आएगा यहाँ पे। यानी कि इस चैप्टर में जहाँ पे लॉ लिखा होगा तो उसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन या मुस्लिम पर्सनल लॉ या जनाब जो अदालतों का प्रोसीजर है, जो फिजिकल लॉज हैं या बैंकिंग सेक्टर के हवाले से जो लॉज प्रोसीजर प्रैक्टिस, वो सब इसके अंदर नहीं आती। यहाँ पे सिर्फ कस्टम और यूजेज की बात की गई है। ठीक है जी। उसके बाद है आर्टिकल 203 सी, ये सबसे अहम है, इसी को आपने सबसे ज़्यादा याद रखना है, जिसका नाम है फेडरल शरीयत कोड। इसमें यह बताया गया है कि आइन के तहत एक फेडरल शरीयत कोर्ट बनाई जाएगी और उसमें जनाब 8 जजेस होंगे और 8 जजेस में उनका जो चीफ जस्टिस है वो भी शामिल होगा। और इन जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो सदर करेंगे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 175 ए, यानी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए। उसके बाद है चीफ जस्टिस की क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया। अब यहाँ पे चीफ जस्टिस से मुराद वो चीफ जस्टिस जो फेडरल शरीयत कोर्ट का है, कि वो जनाब सुप्रीम कोर्ट का जज हो या रह चुका हो, या वो हाई कोर्ट का परमानेंट जज हो या फेडरल शरीयत कोर्ट का जज हो, लेकिन साथ साथ वो सुप्रीम कोर्ट के का जज बनने के अहल भी हो। ठीक है जी। और उसके बाद बाकी जो जजेस हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, उन्होंने कहा जी जो 4 जजेस हैं वो हाई कोर्ट के जजेस हों, ठीक है, और बाकी जो 3 जजेस हैं यानी 3 से ज़्यादा ना हों, और वो जनाब उस इस्लामिक स्कॉलर्स हों और उनका 15 साल का एक्सपीरियंस हो इस्लामिक लॉ रिसर्च और इंस्ट्रक्शन के अंदर। उसके बाद है जनाब इनका टेन्योर कितना होगा, जो चीफ जस्टिस हैं फेडरल शरीयत कोर्ट के और बाकी जो जजेस हैं वो 3 साल से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। हाँ, उनको दोबारा आप री अपॉइंट कर सकते हैं, वो भी प्रेसिडेंट करेंगे। और इसके अलावा कोई भी जो जज होगा ना हाई कोर्ट का, आप उसको फेडरल शरीयत कोर्ट का जज बना सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा उससे आपने इजाज़त ज़रूर लेनी है, यानी आपने उसकी रजामंदी ज़रूर लेनी है। इसी तरीके से अगर आप किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को आप जनाब जो है ना वो बनाना चाहते हैं फेडरल शरीयत कोर्ट का, तो फिर आपने उनसे ज़रूर एक दफ़ा कंसल्ट करना है। इसके अलावा जनाब चीफ जस्टिस अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं है या कोई भी जज जो उस वक्त किसी हाई कोर्ट का भी जज नहीं है, वो अपनी पोजीशन या ओहदे से इस्तीफ़ा दे सकते हैं और वो अपना इस्तीफ़ा किसको जमा कराएंगे, सदर को कराएंगे। और दूसरा ये कि चीफ जस्टिस या कोई भी जज है फेडरल शरीयत कोर्ट का, उसको आप उसके ओहदे से हटा भी सकते हैं। और वो किस ग्राउंड पे हटाएंगे, वही ग्राउंड्स होंगे जो एक जज है सुप्रीम कोर्ट जो जो उस पर अप्लाई होती हैं। यानी जिस तरह हम सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे फेडरल शरीयत कोर्ट के जज चीफ जस्टिस को हटा सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जनाब फेडरल शरीयत कोर्ट की जो सीट होगी, यानी कि जो उसका प्रिंसिपल सीट होगी वो फिक्स होगी। बाकी अदालत की मर्ज़ी है, वो कहीं पे भी पाकिस्तान में अपनी यानी कि वो अपने दफ्तर खोल सकती है, वहाँ पे बैठ सकती है, और वो जनाब चीफ जस्टिस ही डिटरमाइन करेंगे, लेकिन साथ में सदर से ज़रूर अप्रूवल लेंगे। दूसरा ये कि बहुत जो चीफ जस्टिस हैं और जो फेडरल शरीयत कोर्ट के दूसरे जजेस हैं वो सदर के सामने ओथ लेंगे, ठीक है। और जब जब उनकी जॉब हो जाएगी यहाँ पे, या सदर के सामने या जिस शख्स को सदर नॉमिनेट करेगा उसके सामने, ठीक हो गया जी। और इनका जो ओथ है वो जो हमारे पास 3 स्केजुअल है वहाँ पे मौजूद है। उसके बाद ये है कि अगर चीफ जस्टिस या जज अपनी जगह पे मतलब एब्सेंट हैं या काम नहीं कर सकते, अनएबल हैं या बाहर हैं मुल्क से, तो प्रेसिडेंट किसी भी क्वालिफाइड पर्सन को जो है ना वो एज ए टेम्परेरी चीफ जस्टिस या जज लगा सकते हैं उनकी जगह पर। उसके बाद है जजेस रिम्यूनरेशन, जजेस की तनख्वाह जनाब वही होगी, ठीक है। अगर वो चीफ जस्टिस है फेडरल शरीयत कोर्ट का और वो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं है,
तो उसको वही अलाउंसेस और प्रिविलेजेस और सैलरी मिलेगी जो सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलती है। इसी तरीके से अगर जो बाकी जो दूसरे जजेस हैं फेडरल शरीयत कोर्ट के, उनको भी वही सैलरी और पैकेजेस और वही मिलेंगे जो एक हाई कोर्ट के जज को मिलते हैं। दूसरा ये कि अगर कोई जज ऑलरेडी पाकिस्तान में से ऑलरेडी कोई सरकारी जो है ना पेंशन वसूल कर रहा है, तो फिर जनाब बीइंग अ जज ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट, तो वो जो पेंशन है ना जब इसको यहाँ से पेंशन मिलेगी उसमें से वो डिडक्ट हो जाएगी जो पुरानी वो पेंशन ले रहा है। और उसके बाद है आर्टिकल 203 डबल सी। अब ये ख़त्म हो चुका है आर्टिकल, ये ओमिटेड कर दिया गया था 1981 में, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड अमेंडमेंट आई थी ज़िया उल हक साहब के ज़माने में, उसको अब ख़त्म कर दिया गया था। इसमें एक्चुअल पैनल ऑफ उलमा और उलमा मेंबर्स की बात की गई थी, जो अब ये ख़त्म हो गया है। इसको आपने ज़रूर याद रखना है कि आर्टिकल 203 डबल सी अब ओमिट हो चुका है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।